स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्नातक पर। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसके करवाने वाला हूं हिंदी मीडियम में। और ये वन शॉट वीडियो है, आप इसको देख लोगे तो बहुत से प्रश्न आपके सीधे पेपर में यहाँ से आने के चांसेस हैं। और कोई क्वेरी है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि एक अद्वितीय सामाजिक विज्ञान के रूप में इतिहास की प्रकृति को स्पष्ट करें। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पर जब आप इसका आंसर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इतिहास यानी हिस्ट्री क्या है? मानव समाज के अतीत, जो हमारा पास्ट बीत चुका है, उसको आप जब व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते हो तो इसी को ही हम इतिहास कहते हैं। तो ये केवल बीती हुई घटनाओं का एक वर्णन नहीं होता कि भाई जो घटनाएं हुई बस वो एक तरीके से पढ़कर सुना दी, लेकिन बल्कि उन घटनाओं के कारण क्या थे ये भी आप इतिहास में पढ़ते हो, उन घटनाओं के परिणाम क्या हुए ये भी आप पढ़ते हो, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो सभी चीजों का विश्लेषण होता है। तो इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि भाई देखो, मानव समाज, हमारी मानव संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कैसे इंसान आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसी कारण इतिहास को एक बहुत विशिष्ट सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। सोशल साइंस में हिस्ट्री की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि हिस्ट्री से ही सारे सब्जेक्ट निकले हैं। तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु, एक ब्रिज का काम करता है। देखो, भविष्य के लिए मार्गदर्शन तभी मिलेगा जब आपको अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। अब आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन। तो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है भाई? देखो, पास्ट में जो घटनाएं हुई है ना उसकी स्टडी करना, और इसमें मानव जीवन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, कोई युद्ध हुआ, कोई क्रांति हुई, कोई आंदोलन हुआ, कोई सभ्यता है यानी कि बहुत पहले हड़प्पा सभ्यता वगैरह थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, या कोई महान व्यक्ति है उनका कोई कार्य है, उनका कोई वर्णन है, तो ये सारी चीजें हम इतिहास में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके से काइंड ऑफ एक हिस्ट्री है। तो हमें ये पता चलेगा कि भाई देखो, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों ने भाई आजादी दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया है। और इस प्रकार इतिहास हमें अपने अतीत की जानकारी देता है, हमें हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है, और हमारी ऐतिहासिक चेतना, जो हमारा दिमाग है पास्ट को लेकर, वो थोड़ा सा अच्छा हो पाता है। फिर है इतिहास मानव केंद्रीय विषय है। देखो, इतिहास का मेन जो आप कह सकते हो सेंट्रल आइडिया है ना, वो मनुष्य है, ह्यूमन एक्टिविटीज। और इसमें यही अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य ने अलग अलग काल में, अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे कैसे अपना जीवन बिताया, समाज का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, सभ्यताओं का विकास हुआ तो किस प्रकार से हुआ। ये सारी चीजें हमें इतिहास में पढ़ने को मिलती हैं। तो इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक नहीं है, बल्कि आप इतिहास में किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी, आम लोग, सभी के जीवन के बारे में आप पढ़ते हो। तो इसीलिए इतिहास को मानव जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। ये हमारे लिए एक आईने का काम करता है जो इतिहास होता है। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। देखो, इतिहास क्या है? समाज, जो हमारी सोसाइटी है, और जो हमारी सोसाइटी में परिवर्तन या बदलाव होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। और ये जानने का प्रयास करता है इतिहास कि समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाएं कैसे बदली। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, भारत में लोकतंत्र कैसे आया, औद्योगिकरण कैसे हुआ, समाज सुधार आंदोलन कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये सब चीजें हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। तो इतिहास क्या है? समाज की संरचना, समाज की बनावट, कैसे उसका विकास हुआ, इसको समझने में हमारी मदद करता है, और इसीलिए इसको सामाजिक विज्ञान भी माना जाता है। फिर है इतिहास प्रमाण और तथ्यों पर आधारित है। देखो भाई, इतिहासकार किसी भी घटना के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो जानकारी हवा में तो प्राप्त नहीं होती है, वो जानकारी के पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर होता है ना। चाहे वो शिलालेख हो, कोई मरी पत्थर पे लिखा हुआ है, कुछ सिक्के हों, पुराने अवशेष हों, खुदाई से मिले हों, सरकारी कोई डॉक्यूमेंट हो, या कोई भाई यात्रा करने आया था उसने कोई किताब लिख दी हो, है ना, साहित्यिक ग्रंथ हो, कोई साहित्यिक किताब हो। ये सारी चीजों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो प्रॉपर सबूत के साथ इतिहास काम करता है, और इन प्रमाणों के आधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य जो होते हैं ना वो हमारे सामने आते हैं। यदि पर्याप्त प्रमाण नहीं होंगे तो किसी घटना को ऐतिहासिक रूप से आप सत्य नहीं मान सकते। तो भाई, इतिहास कोई कल्पना नहीं है, इतिहास कोई मिथक नहीं है,
बल्कि इतिहास, प्रमाण और तथ्य पर चलने वाला एक विषय है। इतिहास परिवर्तन और विकास का अध्ययन करता है। देखो, मानव समाज जो है ना, जैसे इंसान आज हैं ऐसे पहले नहीं थे, तो समय के साथ साथ इंसानों में बहुत बदलाव हुआ है। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं, ये जो विकास हुआ है, ये कैसे कैसे हुआ है, ये हमें इतिहास में समझने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आदि मानव शिकार करता था, है ना, भोजन संग्रह करता था, जंगल से उसी पे निर्भर था। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने खेती करना सीखा, पशु पाले, है ना, उद्योग लगाए, आधुनिक तकनीक का विकास हुआ। तो इतिहास हमें ये बताता है कि मानव समाज ने विकास की बहुत लंबी यात्रा तय करी है। ये एकदम से विकास नहीं हुआ है, विकास होने में बहुत लंबा समय लगा है। इतिहास कारण और परिणाम की व्याख्या करता है। तो देखो, इतिहास केवल घटनाओं के बारे में केवल नहीं बताता हमें, बल्कि इतिहास हमें यह भी बताता है कि वो घटनाएं अगर हुई तो वो घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई और उन घटनाओं का रिजल्ट क्या निकला। फॉर एग्जाम्पल, 1857 की क्रांति आप पढ़ोगे तो इतिहासकार देखते हैं कि उस क्रांति के पीछे के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण क्या थे, और ये भी बताते हैं कि उस विद्रोह से हमारे जो आंदोलन चल रहे थे भारत को आजाद कराने के लिए, उस पर क्या उसका असर पड़ा, उसका परिणाम क्या निकला। तो बहुत गहराई के साथ इतिहास हमारी समझ को मजबूत करता है। इसके बाद है हमारा इतिहास वर्तमान को समझने का एक आधार है, एक बेस है। देखो, वर्तमान समाज को हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, उसके पीछे का जब आप अतीत पढ़ोगे तभी आपको वो वर्तमान की चीज समझ में अच्छे से आ पाएगी। तो वर्तमान को सही से अगर समझना है तो बहुत जरूरी है कि आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए आपको ब्रिटिश काल में आप जब शासन होता था या स्वतंत्रता आंदोलन जब चलाया जा रहा था, तो वो उस आंदोलन का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, वो स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको वो नॉलेज मिल पाएगी प्रॉपर। ठीक है, तभी वो आप जड़ में जाओगे ना, तभी आपको आइडिया लगेगा। अब जब इतिहास कोई लिखता है या पढ़ता है तो बहुत से स्रोत होते हैं जानकारी जिससे हमें मिलती है। सबसे पहले तो रिटर्न में, जैसे आपके लिखित स्रोत हो गए, किताबें हैं, अभिलेख हैं, है ना, पत्र हो गए, सरकारी दस्तावेज हो गए। तो ये तो आपके लिखित स्रोत हैं जो रिटर्न में चीजें अपने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी खुदाई करने के बाद जो स्रोत हमारे हाथ लगते हैं, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो शिलालेख हों, चाहे वो मूर्तियां हों, चाहे वो पुराने भवन के टुकड़े हों, खंडर हो, उत्खनन से जो भी वस्तुएं मिल रही हैं वो आपकी पुरातात्विक स्रोत में आ जाती है। मौखिक स्रोत क्या है भाई? लोक कथाएं हो गई, किसी गांव की कहानी हो गई, कोई गीत हो गया, कोई परंपरा से आपको कुछ इतिहास का कुछ जानकारी वगैरह कुछ आ गया हाथ में, तो ये अलग अलग स्रोत होते हैं। इन्हीं स्रोतों को जोड़कर हमारा इतिहास बनता है। इतिहास आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। देखो, जब आपको हिस्ट्री के बारे में पता है तो आप समझ लो खुद को कि आप बॉस हो। आप अगर किसी के साथ भी कोई डिबेट करने बैठे हो तो आप कभी भी हारोगे नहीं, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक तरीके से आलोचना करने का ज्ञान मिल जाएगा, आपको उसका बैकग्राउंड पता होगा। तो इतिहासकार किसी घटना के बारे में जो भी स्रोत होते हैं ना, उसको सबसे पहले तो उसको अच्छे से जांच लेते हैं, फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। इससे क्या है, जो भी विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ता है उसकी तार्किक सोच बहुत अच्छी हो जाती है। निष्पक्षता, यानी कि वो एक तरीके से निष्पक्ष तरीके से सारे स्रोतों को पढ़ लेता है, और फिर वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है, अंधा विश्वास नहीं करता किसी चीज पे, स्रोत की बात करता है, बौद्धिक विकास होता है, दिमाग आगे तेज होता है। इतिहास एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। अब ये क्या है, देखो, इतिहास अन्य सामाजिक विज्ञानों से बहुत अलग है, क्योंकि इतिहास में केवल और केवल हम वर्तमान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम अतीत में, पास्ट में जो हुआ है उसको वर्तमान से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ये जो संबंध इसमें होता है, जो ब्रिज का काम करता है, ये गैप को कैसे फिल करता है, इसी वजह से इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधि। लेकिन जब आप इतिहास की तरफ जाओगे तो ये सारी चीजें इसमें मर्ज हो जाती हैं। आप राजनीतिक व्यवस्थाएं भी पढ़ते हो, पास्ट में क्या रही हैं, आप अर्थव्यवस्था का विकास भी पढ़ते हो कैसे हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इतिहास बहुत ही अनूठा एक सामाजिक विज्ञान का एक क्षेत्र है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऐतिहासिक तथ्य इतिहासकारों द्वारा गढ़े जाते हैं, फिर भी वे सत्य होते हैं,
क्या आप इससे सहमत हैं? जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट हमारे सामने आते हैं वो हिस्टोरियंस ने ही लिखे होते हैं, लेकिन वो इतिहासकार उसको अपने हिसाब से भी बहुत बारी लिखते हैं, फिर भी उसको सच माना जाता है। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का सिर्फ वर्णन नहीं है, बल्कि उसकी व्याख्या है कि वो घटना कैसे कैसे हुई है। अब देखो, अतीत में तो अनगिनत घटनाएं हुई हैं, लेकिन सभी घटनाएं तो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट में नहीं आएंगी ना। इतिहासकार क्या करते हैं, जो भी उनके पास स्रोत अवेलेबल है, प्रमाण अवेलेबल है, जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उसी के आधार पर जो घटनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, केवल और केवल इतिहास में उन्हीं घटनाओं को स्थान दिया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उन्हीं को ही हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य जो होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, वो इतिहासकारों द्वारा ही बनाए जाते हैं। फिर भी ये तथ्य पूरी तरीके से भाई काल्पनिक तो नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी इतिहासकार है अगर वो कोई तथ्य लिखता है तो वो उसका कोई ना कोई प्रमाण होता है। अतः इतिहासकार की व्याख्या और वस्तुनिष्ठ सत्य के बीच संतुलन ही ऐतिहासिक सत्य का आधार है। यानी कि सच्चाई भी होगी और इतिहासकार ही उसको चुनेगा किस चीज को हिस्ट्री में रखना है। अब देखो, ऐतिहासिक तथ्य का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, ऐतिहासिक तथ्य या हिस्टोरिकल फैक्ट एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है। पास्ट में कोई घटना हुई है तो वो उसकी जानकारी है, उससे जुड़ा हुआ कोई अगर प्रमाण है, उससे जुड़ा हुआ कोई सबूत है। फॉर एग्जाम्पल, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और सरकारी दस्तावेजों में इसके बारे में लिखा है, अखबारों में लिखा है, भाषणों में बताया गया है और बहुत से प्रमाण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि भाई भारत आजाद हुआ था। तो ऐतिहासिक तथ्य कल्पना नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐतिहासिक तथ्य हमारे पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं। फिर है अतीत और इतिहास में अंतर। देखो, अतीत में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अब वो सारी चीजें इतिहास थोड़ी हैं, लेकिन इतिहास में केवल कुछ चुनिंदा चीजों को रखा जाता है। इतिहास के अंदर कुछ लिमिटेड चीजों को ही सेलेक्ट करके रखा जाता है। तो किसी व्यक्ति ने किसी दिन क्या खाया, ये भी अतीत की घटना है, लेकिन आप इतिहास में थोड़ी पढ़ोगे कि इतने साल पहले मेरे दादाजी ने क्या खाया था। हमें यह पढ़ना है कि हमारे दादाजी के पहले के पूर्वजों का विकास कैसे हुआ। तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं वो इतिहास के अंदर पढ़ी जाती हैं। इतिहासकार वो घटनाएं चुनते हैं जो समाज, राजनीति, संस्कृति की इन नजरों से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा, इतिहासकार तथ्य का चयन करता है। देखो भाई, इतिहासकार के पास बहुत सारे स्रोत होते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है और वो उनमें से क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है उसको सेलेक्ट कर लेता है, चूज कर लेता है। और इसी सिलेक्शन के कारण कहा जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य इतिहासकारों द्वारा ही निर्मित होते हैं, क्योंकि इतिहासकार ही उसका सिलेक्शन करता है। तो इतिहासकार ही डिसाइड करता है कौन सी घटना को रखना है, हिस्टोरिकल फैक्ट बनाना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ओके, तो ये एट द एंड इतिहासकार ही डिसाइड कर रहा होता है। फिर है तथ्य अपने आप नहीं बोलते। देखो, ऐतिहासिक तथ्य स्वयं अपना अर्थ नहीं बताते, उन्हें अर्थ इतिहासकार देता है। फॉर एग्जाम्पल, 1857 की घटना को कुछ इतिहासकार कहते हैं सिपाहियों ने विद्रोह किया, कोई कहता है कि ये पहला स्वतंत्रता का संग्राम था। यानी कि घटना एक ही है पर उसकी व्याख्याएं अलग अलग है। अंग्रेज कहते हैं कि भाई ये बहुत बेकार चीज थी जो हमारे इंडियंस ने करी थी। तो अब हिस्टोरियंस अपने हिसाब से उस चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है स्रोतों की जांच आवश्यक। देखो, इतिहासकार किसी भी जानकारी को एकदम से सच नहीं मान लेता, आपने बताया और उसने मान लिया। भाई, सभी स्रोतों को अच्छे से जांच की जाती है, उसके नेगेटिव, उसके पॉजिटिव सब कुछ स्टडी किए जाते हैं। इतिहासकार देखता है कि कोई भी स्रोत को कब लिखा गया है, इसको लिखने वाला कौन है, इसको लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, और उसमें पक्षपात तो नहीं हो रहा कहीं। तो ये सारी जांच होने के बाद ही कोई जानकारी हिस्टोरिकल फैक्ट बनती है। फिर है प्रमाणों पर आधारित होने के कारण तथ्य सत्य होते हैं। देखो, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं ना, उसको सच इसीलिए माना जाता है क्योंकि हिस्ट्री के पीछे प्रमाण होते हैं, ठीक है, प्रूफ होते हैं। इतिहासकार शिलालेखों का इस्तेमाल करते हैं, सिक्के, लेटर, सरकारी रिपोर्ट, यात्रा वृत्तांत, अखबार, जो पुराने अवशेष मिले हैं, जो मौखिक कहानियां हैं, सबको जोड़ जाड़ कर ही हिस्ट्री बनती है। तो भाई, जब अलग अलग स्रोत किसी घटना की पुष्टि कर रहे हो, आप मान के चलो कि हाँ इतने सारे स्रोतों में यही कंक्लूजन आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज हुई थी, तो उसको विश्वसनीय मान लिया जाता है, उस पर विश्वास कर लिया जाता है। इतिहासकार की दृष्टि का प्रभाव। देखो, इतिहासकार
पूर्ण तरीके से विचारों से मुक्त नहीं होता, उसका सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण उसकी व्याख्या को प्रभावित कर सकता है। अब जो देखो हिस्टोरियंस होते हैं ये भी अलग अलग आइडियोलॉजी वाले होते हैं, ठीक है भाई। तो हर इतिहासकार का अपना एक दृष्टिकोण होता है। कोई इतिहासकार राष्ट्रवादी होता है, कोई मार्क्सवादी होता है, कोई उपनिवेशवादी होता है। तो अब जो जिसका दृष्टिकोण जैसा होगा, है ना, जिसका जैसा पीओवी होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग फिर हिस्ट्री को लिखेगा। फिर भी इतिहास केवल कल्पना नहीं है। देखो ये सही है कि इतिहासकार फैक्ट्स को चुनता है और समझाता है, लेकिन देखो वो अपनी इच्छा से फैक्ट नहीं बनाता। कोई भी इतिहासकार अगर कुछ लिखता है तो वो घटना हुई है, ठीक है, और उसको तभी वो उसको लिखता है। इतिहासकार की स्वतंत्रता प्रमाणों की सीमा के भीतर होती है, यानी कि वो प्रमाण को देखते हुए ही हिस्ट्री लिखता है, कोई साहित्य नहीं लिख रहा वो। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है ऐतिहासिक सत्य बदल भी सकता है। देखो इतिहास में सत्य पूर्ण और अंतिम नहीं होता। जब नए प्रमाण आते हैं तो बहुत बारी भाई रिसर्च चलती रहती है, इतिहास बदल भी जाता है, पुराने जो कंक्लूजन थे वो चेंज भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुरातात्विक खोजों के कारण कई प्राचीन सभ्यताओं और समाजों के बारे में हमारी समझ बदली है। पहले हड़प्पा सभ्यता को लोग इतना पुराना नहीं मानते थे, जब उसकी खोज हुई तो पता चला भाई बहुत पुरानी सभ्यता है। तथ्य और व्याख्या का संतुलन। तो इतिहास में केवल फैक्ट से कुछ नहीं होता और केवल व्याख्या भी पर्याप्त नहीं होती। तथ्य तो फैक्ट तो बहुत जरूरी है, वो नींव है, और व्याख्या उन फैक्ट्स का मीनिंग है। यदि फैक्ट्स ना हो तो भाई इतिहास एक कल्पना है, और यदि व्याख्या नहीं होगी तो इतिहास केवल घटनाओं की एक लिस्ट बन जाएगी। उसकी व्याख्या तो होनी चाहिए ना कि वो चीज हुई क्या है। तो इसीलिए कहा गया है कि इतिहास तथ्य और व्याख्या का एक बैलेंस्ड रूप है। ये दोनों का बैलेंस बनाकर ही आपका इतिहास बनता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, इतिहास के वैध होने के लिए उसका वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है, टिप्पणी करें। तो चलिए भाई देखते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखो भाई, इतिहास मानव समाज के अतीत का एक साइंटिफिक तरीके से होने वाला एक अध्ययन है। यानी कि इतिहास का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी पास्ट में चीजें हुई है ना, उसको यथासंभव जैसी है वैसी ही दिखाना निष्पक्ष रूप से। और इसी कारण इतिहास में वस्तुनिष्ठता को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब वस्तुनिष्ठता वर्ड का क्या मतलब है भाई, थोड़ा हैवी वर्ड लग रहा है, समझ लेते हैं। देखो जो भी फैक्ट्स हैं इतिहास से जुड़े हुए, उनकी आप स्टडी तो करोगे, पर आप उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं लाओगे, ठीक है। कोई पहले से अपने मन में कुछ ऐसे सोच के नहीं रखोगे, कोई राजनीतिक विचार से प्रेरित होकर इतिहास नहीं लिखोगे, अपना फायदा हो, निजी हित हो, ऐसा कुछ इतिहास नहीं लिखोगे। तो यदि इतिहास पूरी तरीके से व्यक्तिपरक हो जाएगा तो यह विश्वसनीय नहीं रहेगा, फिर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करने वाला, ठीक है। कुछ भी पर्सनल आप नहीं लिख सकते। इतिहास पूरी तरीके से अगर भाई व्यक्तिगत हो जाएगा ना, तो फिर ऐसे में या व्यक्तिपरक हो जाएगा तो उसका कोई विश्वास करेगा ही नहीं। तो इतिहास बहुत जरूरी है, वैलिड रहे, उस पर लोग विश्वास करें, तो उसके लिए उसको वस्तुनिष्ठ बनाना ही पड़ेगा। हालांकि देखो भाई, हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, वो भी मनुष्य होते हैं, उनकी अपनी भी कुछ पीओवी होते हैं। तो पूरी तरीके से तो वस्तुनिष्ठ तरीके से कोई लिखता नहीं है। अब वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है, कोई भी घटना है या कोई फैक्ट है, उसको अब निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल तटस्थ होकर, किनारे होकर आप बताओ। ये नहीं आप किसी की पक्ष लेकर इतिहास लिख रहे हो। तो इतिहासकार को व्यक्तिगत पसंद नापसंद, क्या उसे पसंद आता है, क्या नहीं आता, क्या उसकी राजनीतिक विचारधारा है, क्या उसका धार्मिक विश्वास है, उससे हटकर काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई इतिहासकार किसी शासक का अध्ययन कर रहा है, मान लो कोई भी राजा है, मान लो अकबर है, तो उसे केवल उसकी उपलब्धियां नहीं बतानी है, आपको उसकी कमियां और गलतियां भी बतानी है, तभी वो असली इतिहास माना जाता है, अन्यथा वो चाटुकारिता है। फिर है इतिहास की विश्वसनीयता का आधार। देखो इतिहास तभी लोग मानेंगे, भरोसा करेंगे, जब प्रमाण और फैक्ट पर आधारित होगा। यदि इतिहासकार अपनी फीलिंग्स लिखेगा, अपने पर्सनल आइडियाज लिखेगा, तो इतिहास प्रमाणिक नहीं रहेगा। इसीलिए इतिहासकारों को डॉक्यूमेंट, अभिलेख, सिक्के, शिलालेख और बाकी के स्रोतों का यूज करके अपना कंक्लूजन बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर है वस्तुनिष्ठता, इतिहास को विज्ञान के निकट ले जाती है। देखो इतिहास कोई प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग इसमें होता है। जैसे कि इतिहासकार जो होते हैं, वो कोई भी स्रोत है उसकी जांच, उसकी तुलना और उसका विश्लेषण करते हैं।
तो जब निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित होता है, जब भी कोई कंक्लूजन बनेगा उसका कोई प्रमाण होगा, कोई सबूत होगा, तब इतिहास और ज्यादा वैज्ञानिक हो जाता है, विश्वसनीय हो जाता है। यानी कि मान लो कोई पुरानी चीज है, उसकी कार्बन डेटिंग करवा दी, तो ये एक साइंटिफिक मेथड भी हो गया, साथ ही साथ इतिहास का एक हिस्सा हो गया। तो इतिहासकार का कर्तव्य सत्य की खोज करना है। जो भी हिस्टोरियन होता है उसका यही काम होना चाहिए कि भाई जो सच है उसी को ही दिखाना है। इतिहासकार का मेन काम सत्य की खोज करना है। उसे किसी भी विशेष व्यक्ति, कोई समुदाय या कोई विचारधारा का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं वो जनता को बताने चाहिए। तो प्रसिद्ध इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके क्या कहते हैं कि इतिहास का कार्य अतीत को जैसा वास्तव में हुआ था वैसा ही प्रस्तुत करना, एज इट एक्चुअली हैपेंड। जैसे हुआ है वैसा ही दिखाओ। जो चीज नहीं हुई है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाना इतिहास नहीं कहलाता। वस्तुनिष्ठता पक्षपात को कम करती है। तो यदि आप निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो इतिहास जो होगा, जो हिस्ट्री लिखी जा रही है वो बायस्ड होगी, पक्षपात होगा उसमें। तो इससे घटनाओं की व्याख्या गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अक्सर ब्रिटिश दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। जो भारत का इतिहास है अंग्रेजों ने अपने नजरिए से भी लिखा है और उन्होंने अंग्रेजों को हीरो बनाया है, जबकि जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो अंग्रेजों को विलन मानते हैं। अब इतिहास तो दोनों एक ही काल के हैं और इंडिया से ही रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अलग हो जाता है। ठीक है। फिर है पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। देखो, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन फुली 100% कोई इतिहासकार सच्चाई से काम करे ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ठीक है। हर इतिहासकार किसी न किसी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वातावरण में रहा होता है। उसका कोई ना कोई विचार जरूर होता है। उसकी शिक्षा है, उसका अनुभव, उसकी विचारधारा उसकी व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। ठीक है। जैसे माहौल में वो रहा होगा इतिहासकार, वो उसी तरीके से कोशिश करता है कि इतिहास में थोड़ा बहुत अपना एंगल डालता है। तो भाई होता क्या है, अगर वस्तुनिष्ठता होगी ना तो उतना ही पक्षपात कम होगा। देखो, यदि इतिहासकार निष्पक्ष नहीं रहेगा तो क्या होगा, इतिहास में पक्षपात होगा, सिंपल सी बात है। और इससे जो भी घटनाएं पास्ट में हुई हैं उनकी व्याख्या गलत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को ना अपने नजरिए से लिखा और राष्ट्रवादी लोगों ने अपने नजरिए से लिखा। तो यही सब बातें हैं। पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना बहुत कठिन है, ये मैंने आपको बता दिया है। देखो भाई, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल है। इतिहास तथ्य और व्याख्या दोनों है। देखो, इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं होता, बस फैक्ट ही फैक्ट। इतिहासकारों में क्या होता है, जो भी तथ्य होते हैं ना, वो इतिहासकार उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है। और उदाहरण के लिए 1857 की घटना को कुछ इतिहासकार सिपाही विद्रोह कहते हैं, कोई इन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो स्रोतों की आलोचनात्मक जांच बहुत जरूरी है। देखो, जो भी स्रोत हैं, फैक्ट है, उनको आलोचनात्मक तरीके से, उनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से देखना बहुत जरूरी है। और उसे यह देखना चाहिए कि स्रोत कितना विश्वसनीय है। ठीक है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये देखना बहुत जरूरी है। और इस पर कोई पक्षपात तो नहीं है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन आवश्यक होता है। देखो, एक ही घटना के बारे में अलग अलग स्रोत, अलग अलग विचार भी लोगों के हो सकते हैं। जैसे मैंने 1857 की क्रांति का एग्जाम्पल दिया, हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अलग तरीके से स्टोरी दिखाई, ब्रिटिश इतिहासकारों ने अलग तरीके से स्टोरी को दिखाया। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की जब आप स्टडी करते हो तो केवल ब्रिटिश अभिलेखों पर निर्भर रहना भी पर्याप्त नहीं होगा भाई। आपको भारतीय स्रोत, भारत की जनता क्या सोचती थी वो भी देखना बहुत जरूरी है। इतिहास की वैधता के लिए वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी है। ठीक है। यदि इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो एक तो व्यक्तिगत विचार बहुत ज्यादा आ जाएंगे, फिर वो इतिहास में मजा नहीं आएगा, वैधता सारी खत्म हो जाएगी, किसी का ट्रस्ट नहीं बनेगा, ना ही वो यूजफुल रहेगा। तो निर्भर करता है कि वो कितनी निष्पक्षता से अतीत को प्रस्तुत करता है, तभी वो अच्छा इतिहासकार माना जाता है। ठीक है। और पूरी तरीके से भी वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा बहुत तो हर कोई अपना मसाला लगाता ही है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में कारणीय संबंधों की भूमिका पर चर्चा करो। कारण, ठीक है, रीजन, कॉजेस, इसकी बात करते हैं। देखो, इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं होता, बल्कि जो घटनाएं हुई हैं उनका कारण क्या रहा, उनके परिणाम क्या रहे, ये भी स्टडी करनी होती है। तो इतिहासकार का कार्य केवल इतना नहीं होता कि क्या हुआ था बस बता दिया, बल्कि आपको ये भी समझाना है कि अगर वो प्रक्रिया हुई है तो इसका कारण क्या है, वो घटना क्यों हुई है, इसी को कारणता या कॉजेशन कहा जाता है। तो कारणता इतिहास लेखन में बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, इसके बिना
सिर्फ एक लिस्ट बना दोगे आप, है ना, जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर कारण नहीं पता उसका तो क्या फायदा भाई ऐसे इतिहास को लिखने का, उसका महत्व भी समझ में नहीं आएगा। तो कारणता का मतलब होता है कोई भी घटना है तो उसके पीछे के कारण क्या है, उनकी पहचान करना, उनका फिर एनालिसिस करना। और इतिहासकार ये जानने का प्रयास करता है कि कोई घटना किस परिस्थिति में हुई थी, क्यों, कारण उसके पीछे क्या रहे कि वो घटना हुई। फॉर एग्जाम्पल, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, इसका उत्तर खोजने के लिए आपको उसके राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य कारण पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा है इतिहास केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है। देखो भाई, यदि इतिहास केवल यही बताएगा कि 1857 का विद्रोह हुआ था या भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो वो इतिहास अधूरा है। अगर मैं आपको कहूं कि ये घटनाएं क्यों हुई, विद्रोह क्यों हुआ, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन क्यों चला, क्या परिणाम निकले, तभी वो असल में इतिहास का मतलब बनता है, अदरवाइज वो इतिहास का कोई मतलब नहीं है। तीसरा है घटनाओं को समझने में कारणता की क्या भूमिका है। देखो भाई, किसी भी ऐतिहासिक घटना को सही रूप से समझने के लिए आपको उसके कारण बहुत जरूरी है समझना। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए केवल क्रांति की घटनाओं को आप पढ़ लोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा सामाजिक असमानता क्या है, आर्थिक संकट क्या है, राजतंत्र की क्या कमजोरियां होती हैं, है ना, और जो आपका पुनर्जागरण काल था, प्रबोधन काल था, उसमें क्या क्या हो रहा था, ये कारण की वजह से ही क्रांतियां हुई हैं, ठीक है। तो ये तभी आप समझ पाओगे जब आपको कारण का ज्ञान होगा। इतिहास में एक नहीं अनेक कारण होते हैं। देखो भाई, बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं जिसके पीछे बस एक रीजन नहीं होता, कई रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1857 का विद्रोह, उसका कोई एक रीजन नहीं था भाई, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, सैन्य, राजनीतिक, बहुत से कारण थे जिसकी वजह से वो क्रांति हुई थी। तो इसलिए इतिहासकार को सभी कारणों को बैलेंस बनाते हुए समझना पड़ता है, उनका अध्ययन करना पड़ता है। मुख्य और सहायक कारणों की पहचान। तो इतिहासकार क्या करता है, उसका सबसे मेन काम होता है कि किसी घटना का मुख्य कारण क्या क्या था, ठीक है, और क्या क्या उसके सपोर्टिव रीजंस थे, एक मेन रीजन, बाकी के सपोर्टिव रीजन। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय आंदोलन, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिश हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे, राजनीतिक रूप से हमें दबा रखा था, राष्ट्रीय चेतना, लोग जागरूक हो रहे थे। लेकिन इतिहासकारों ने क्या करा है कि कोई कह सकता है कि भाई अंग्रेजों का शोषण सबसे मेन कारण था आंदोलन का, कोई कहता है राजनीतिक रूप से दमन करना मेन कारण था। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, अब उसमें पहचानना पड़ता है कि मेन कौन सा है, सपोर्टिव कौन सा है। फिर है कारण और परिणाम का संबंध। देखो, इतिहास में कारणता का अध्ययन केवल कारणों तक नहीं होता, सिर्फ रीजन नहीं पढ़ने, हमें ये भी पढ़ना है कि कोई घटना हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, प्रथम विश्व युद्ध के कारण तो आपने पढ़ लिए, पर साथ साथ आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ। जैसे वर्साई की संधि, आर्थिक संकट बहुत तगड़ा आ गया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध का बैकग्राउंड आप थोड़ा सा समझाओगे तो ये उसका परिणाम बन जाएगा। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो कारण और उसका परिणाम दोनों पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है कारणता इतिहास को वैज्ञानिक बनाता है। देखो, किसी भी चीज के पीछे का कारण क्या है, यही तो साइंटिफिक क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि सिर्फ अंधविश्वास तो नहीं कर सकते। तो कारणों की खोज इतिहास को केवल कहानी नहीं बनाती है, बल्कि एक वैज्ञानिक अध्ययन का रूप देती है कि आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो। और इतिहासकार क्या करता है, जो भी प्रमाण होते हैं, जो भी स्रोत होते हैं, उनका कारण समझता है, उसकी जांच करता है बहुत अच्छे से, उसके बाद कुछ पता चल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो इतिहास होता है ना, वो व्यवस्थित रहता है, विश्वसनीय रहता है। फिर है विभिन्न इतिहासकारों की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। अगर एक घटना है ना, तो उसके कारणों के बारे में अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग कंक्लूजन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मार्क्सवादी जो इतिहासकार होते हैं वो आर्थिक कारणों को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद में यही कहा जाता है भाई, गरीबों का शोषण हो रहा है, अमीर लोग बहुत ज्यादा दमन कर रहे हैं। जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकार राजनीतिक कारण, राष्ट्रीय चेतना, इस सब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कारणता का अध्ययन इतिहासकार की दृष्टि से भी प्रभावित होता है कि किसी भी चीज का कारण मेन क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि वो इतिहासकार कैसा है। देन उसके बाद आता है अतीत और वर्तमान को जोड़ने में भूमिका। तो देखो, कारणता हमें ये समझने में सहायता करती है कि वर्तमान परिस्थितियां अतीत की किन घटनाओं का परिणाम है। देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और वर्तमान में जी रहे हो,
तो जब आप किसी चीज का कारण समझते हो ना, तो कारण का कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलता है आगे चल के। फॉर एग्जाम्पल, आधुनिक जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको समझने के लिए हमें वो इतिहास पढ़ना पड़ेगा जब लोकतंत्र का विकास हो रहा था, जब लोकतंत्र की शुरुआत हो रही थी। आज उसी का परिणाम है कि हमारे देश में भी लोकतंत्र आ चुका है और बहुत बड़ा देश है हमारा लोकतंत्र की दृष्टि से। फिर है इतिहास लेखन का मूल आधार। तो कारणता ही एक बेस होता है, आत्मा है ये इतिहास लेखन की। यदि इतिहासकार घटनाओं के कारणों की खोज नहीं करेंगे ना, तो इतिहास सिर्फ डेट और फैक्ट्स बन के रह जाएंगे, लिस्ट बन जाएगी बस, वो समझ में तो कभी आएगा नहीं। तो कारणों का विश्लेषण जब होता है तभी इतिहास को एक मीनिंगफुलनेस मिलती है, वो उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है ना, वो इतिहास हमारे लिए फिर उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। तो इसीलिए इतिहासकार कारणता और उसके पीछे का रीजन ढूंढने में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहासकारों द्वारा अपने कार्य में प्रयुक्त कुछ प्रमुख विश्लेषणात्मक ढांचों पर टिप्पणी कीजिए। तो जब इतिहासकार अपना काम करते हैं तो उस टाइम पे इनका एक कुछ विश्लेषण करने के कुछ ढांचे होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं। देखो, इतिहास केवल ये नहीं है कि अतीत की घटनाएं पढ़ ली, बल्कि उसका विश्लेषण भी तो करना होता है, व्याख्या भी तो करनी होती है। तो किसी भी घटना को समझने के लिए उसका कोई अलग से एक फ्रेमवर्क होता है, और यही ढांचा इतिहासकारों को घटनाओं का कारण, उसकी प्रक्रिया क्या रही, परिणाम क्या रही, उनका इम्पोर्टेंस क्या रहा, ये समझने में हेल्प करता है। तो अलग अलग इतिहासकार भाई अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग, अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, और जैसी वो रिसर्च कर रहे हैं वो अलग अलग फ्रेमवर्क्स या ढांचों का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ये क्या कहता है, देखो, यह इतिहास लेखन का बहुत पुराना और मतलब पारंपरिक ढांचा है। इसमें राज्य यानी कि राजा वगैरह जो है, सरकारें और शासक, युद्ध, प्रशासन, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है। ये राजनीतिक ढांचा है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है इतिहास का। और इसमें क्या होता है, इतिहास में राजाओं को, साम्राज्यों को पढ़ा जाता है, राजनीतिक घटनाओं के माध्यम से हमें समझा जाता है। जैसे मुगल साम्राज्य का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब पॉलिटिकल है और इससे जुड़ा हुआ ये ढांचा है। देन उसके बाद आता है आर्थिक ढांचा। आर्थिक ढांचा है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है कि भाई आर्थिक शक्ति और संसाधन का पूरा ये इतिहास का आधार बनता है। जैसे कि इसमें उत्पादन, व्यापार, कृषि, उद्योग, टैक्स सिस्टम कैसा रहा, आर्थिक असमानताएं कितनी हैं, ये सब चीजें इसमें पढ़ी जाती है। तो जो मार्क्सवादी इतिहासकार होते हैं वो इस फ्रेमवर्क का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे औद्योगिक क्रांति इसके अंदर आ जाएगा, उपनिवेशवाद के जो आर्थिक प्रभाव थे वो इसमें आ जाएगा। फिर आता है सामाजिक ढांचा। इसमें क्या होता है कि सामाजिक इतिहास, समाज के अलग अलग वर्ग, जाति, समुदाय, महिला, श्रमिक, उनका जीवन कैसा है, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो ये दृष्टिकोण केवल राजा और युद्धों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि आम जनमानस जो लोग हैं गांव के, उनके बारे में भी बताया जाता है। सांस्कृतिक ढांचा, भाई किसी देश की, क्षेत्र की संस्कृति, धर्म, भाषा, वहाँ का आर्ट, साहित्य, रीति रिवाज, परंपरा, इसकी स्टडी की जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई कैसे सांस्कृतिक मान्यताएं रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सांस्कृतिक फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद है मार्क्सवादी ढांचा। अब ये क्या कहता है, ये बताते हैं कि जो आर्थिक संरचना है हमारे समाज में, क्या है, अमीर लोग जो है ना वो हमेशा से ही गरीबों का शोषण और दमन करते हैं। अब कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि समाज का विकास विभिन्न वर्गों के संघर्ष के माध्यम से होता है। यानी जो गरीब है, बेचारा वर्कर है, वो बहुत संघर्ष करता है और शोषण होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसान आंदोलनों और मजदूर आंदोलनों का अध्ययन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया जाता है। जब कोई किसान आंदोलन करता है, क्यों करता है भाई, वो कभी ना कभी प्रताड़ित हो रहा होगा, शोषित हो रहा होगा, तभी आंदोलन करता है। मजदूर तंग है तो वो तंग है तभी तो आंदोलन करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रवादी ढांचा। इसमें इसमें क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या करते हैं कि देश को कैसे आजाद कराना है, देश का विकास कैसे होगा, है ना, देश को कैसे एक रखना है, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे भारत में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन पर ध्यान देते हैं, है ना, हमारे जो नेता थे उनके बारे में बताते हैं, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है इसके बारे में बताते हैं। फिर है उपनिवेशवाद उत्तर ढांचा। ये क्या है, ये फ्रेमवर्क क्या करता है कि जब अंग्रेजों का शासन लगभग कई जगहों से खत्म हो गया था, तो इसमें ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के टाइम पे क्या था कि भाई समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई।
और उपनिवेशित लोगों की आवाज, यानी कि जिन लोगों को गुलाम बनाया गया था उनकी आवाज इसमें लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश शासन के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, वो इसके अंदर पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद आता है सबाल्टर्न ढांचा। अब इस फ्रेमवर्क में क्या होता है कि भाई इसमें उन लोगों के इतिहास पर फोकस किया जाता है जिन पर कोई ज्यादा फोकस करता नहीं है। किसान हो गए, मजदूर हो गए, आदिवासी हो गए, महिला, निम्न वर्ग के लोग, तो ऐसे लोगों के बारे में कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है। तो इस फ्रेमवर्क में ऐसे ही लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। लैंगिक या जेंडर ढांचा, तो इसमें क्या है, महिलाओं और लैंगिक संबंधों की भूमिका, महिलाओं के बारे में ज्यादा फोकस रहता है। महिला जो आंदोलन हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत समय तक पुरुषों को ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी, महिलाओं के बारे में ज्यादा इतिहास नहीं होता था। बट इतिहास में महिलाओं का क्या योगदान है, क्या उनके अधिकार हैं, समाज में क्या उनकी स्थिति है, ये सब चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद है तुलनात्मक और अंतर विषयक ढांचा। ये क्या है, आज के जो इतिहासकार हैं वो इतिहास को बाकी सब्जेक्ट से इंटरलिंक करते हैं, सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमी से, मानव शास्त्र से, भूगोल के साथ जोड़कर हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी हिस्ट्री और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे क्या है, हम कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन, हम अलग अलग चीज़ों से कंपैरिजन करके उस टॉपिक को या उस सभ्यता के बारे में या उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में समझ पाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, वो है स्रोतों को संभालने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, टिप्पणी करें। यानी कि जो भी स्रोत होते हैं उनको अगर संभाल के रखना है तो आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। क्या ये सही है? देखो, इतिहास लेखन का जो बेस है, जो आधार है, वो तो स्रोत होते हैं। स्रोत नहीं होंगे तो इतिहास भी आप नहीं लिख पाओगे। तो इतिहासकार अतीत की जो घटनाएं हुई हैं, जो व्यक्ति हैं, समाज के बारे में जो भी जानकारी है, उसके लिए अलग अलग स्रोतों का यूज करते हैं, चाहे वो शिलालेख हो, सिक्के हो, दस्तावेज हो, अभिलेख हो, कोई ग्रंथ हो या कोई अवशेष हो जो निकलता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्रोतों का मिल जाना पर्याप्त नहीं होता भाई। अगर स्रोत मिला है तो उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको परखना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो स्रोतों का उपयोग बहुत जरूरी है, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए। देखो, इतिहासकार अतीत को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख सकता कि उसके पास कोई ऐसा टूल है जो वो देख के बता देगा पास्ट में क्या हो रहा है। भाई जो सोर्स है, स्रोत है, मिल रहे हैं, उसी के आधार पर तो इतिहास लिखा जाएगा ना। तो स्रोत इतिहासकार के लिए महत्व रखता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, जो प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के लिए प्रयोगात्मक सामग्री, यानी कि जब आप जाते हो साइंस लैब में तो वहां पे जो आप प्रयोग करते हो उसकी सामग्री जरूरी है ना। वैसे ही इतिहासकार को इतिहास लिखने के लिए वो स्रोत का मिलना बहुत जरूरी है, तभी वो इतिहास विश्वसनीय होगा। अब स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे लिखित स्रोत होते हैं, किताबें हो गई, लेटर हो गए, अभिलेख हो गए, सरकारी डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जो पुरानी खुदाई में चीजें मिलती हैं, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, शिलालेख हो गए, या कोई भाई खुदाई में कोई और सामान मिल गया। मौखिक स्रोत जैसे लोकगीत हो गया, लोक कथा हो गई, सुनी सुनाई कहानियां हो गई। तो हर स्रोत बहुत जरूरी है इतिहास को लिखने के लिए। देखो, स्रोतों को पढ़ने के लिए स्पेशल ज्ञान जरूरी होता है, क्योंकि स्रोत पुरानी भाषाओं में भी लिखे हो सकते हैं, पुरानी लिपियों में भी लिखे हो सकते हैं। जैसे अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, तो उनको पढ़ने लिखने के लिए जो उस लिपि का ज्ञान रखता होगा वही विद्वान उस काम को कर पाएगा। भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वो मीनिंग ही नहीं बता पाएगा भाई उस स्रोत में लिखा क्या है। फिर है स्रोतों की प्रामाणिकता की जांच बहुत जरूरी है। कोई भी स्रोत मिला है वो कितना प्रामाणिक और विश्वसनीय है। कोई कोई क्योंकि नकली भी स्रोत हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है, पक्षपात वाला भी हो सकता है। तो इतिहासकार को ये जांचना पड़ता है कि जो स्रोत उसके पास आया है वो सही है या नहीं है, कब किसने उस स्रोत को लिखा या बनाया, ये सब। स्रोतों में पक्षपात को पहचानना बहुत जरूरी है। देखो, कई स्रोत होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति को ध्यान में रखकर या किसी विशेष शासन के हितों को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। जैसे किसी राजा का दरबारी लेखक बस राजा की बढ़ाई करेगा, उपलब्धियां बढ़ा चढ़ाकर सुनाएगा, उसकी कमियां नहीं बताएगा कभी, ये पक्षपात है। स्रोतों की तुलना और सत्यापन बहुत जरूरी है। तो एक घटना अगर मान लो कोई भी हुई है तो बहुत जरूरी है कि आप उसके जितने भी स्रोत मिल रहे हैं उन सभी की स्टडी करो। ऐसे में इतिहासकार अलग अलग स्रोतों की तुलना करके एक कंक्लूजन पर निकल पाता है।
स्रोतों की व्याख्या एक जटिल कार्य होता है। देखो, क्योंकि जो जानकारी है वो बहुत बार स्पष्ट नहीं होती, जानकारी अधूरी होती है या संदर्भ आधारित होती है, आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि वो क्या है। तो इतिहासकार को उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझकर स्रोतों की सही व्याख्या करनी पड़ती है। यानी कि उस टाइम पे क्या रहा होगा, जो स्रोत आज मिल रहा है उससे आइडिया लगाकर फिर इतिहास लिखना होता है, जो कि बहुत टफ काम है, बहुत विश्लेषण करना पड़ता है। आधुनिक तकनीक का ज्ञान बहुत जरूरी है। देखो, आज इतिहासकार केवल पारंपरिक स्रोत पर निर्भर नहीं है। आज कार्बन डेटिंग होती है, किसी भी चीज को आप देख सकते हो कितने साल पुरानी है। सर्वे होता है, डिजिटल आज की डेट में आर्काइव म्यूजियम्स बन गए हैं, ठीक है। और साइंटिफिक बहुत सारी चीजों का यूज होता है आज की डेट में। तो ऐसे में क्या है, इसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, ट्रेनिंग है, वो देनी पड़ती है। गलत व्याख्या से इतिहास खराब हो सकता है। यदि देखो स्रोतों का ज्ञान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप इतिहास को गलत कर दोगे, निष्कर्ष गलत निकलेगा, डिस्टॉर्टेड या टूटा फूटा इतिहास लोगों को गलत जानकारी देगा। तो एक कुशल इतिहासकार के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपको भाषा, लिपि, स्रोत के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताने हैं। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी का ज्ञान, कैसे रिसर्च करनी है, ये ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इन सभी से ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप सही से स्रोतों को समझ पाओगे और इतिहास को लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। अब एक शॉर्ट नोट है हमारा, सोशल मीडिया के युग में इतिहास लेखन। देखो, आज का युग है सोशल मीडिया का, तो क्या आज की डेट में इतिहास लेखन का कोई महत्व है या नहीं है? देखो, 21वीं सदी में सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। और इतिहास बहुत बदल चुका है। आज फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्लॉग जैसे इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप सारी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब सुलभ है जानकारी लेना, ओके। और इतिहास की जानकारी बहुत तेजी से फैल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी पुरानी जानकारी है लाखों लोगों तक कम समय में पहुंच जाती है। चाहे अगर पहले क्या होता था, किताबें, मैगजीन, रिसर्च पेपर बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते थे, लेकिन अब वीडियो, पोस्ट, पॉडकास्ट के माध्यम से लोग इतिहास को समझ पा रहे हैं, लोगों तक जानकारी पहुंच रही है, लोग इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे हैं और एजुकेशन लोगों को मिल रही है। ऐतिहासिक स्रोतों तक पहुंच, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, जितने भी पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटो हैं, मैप हैं, है ना, आर्काइव्स हैं, वो ऑनलाइन अब उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हो। जो भी रिसर्च करने वाला है, स्टूडेंट है, वो घर बैठे इन स्रोतों की स्टडी कर सकता है, आपको कहीं साइट पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे इतिहास लेखन सुविधाजनक हो गया है, सोशल मीडिया के आने से व्यापक हो गया है, नए नए रिसर्च आज की डेट में सामने आ रहे हैं। जन सहभागिता और विचार विमर्श में वृद्धि। तो सोशल मीडिया ने क्या करा है, इतिहास को केवल ये नहीं कहा कि बस इतिहासकार ही इतिहास पढ़ेगा, अब आम लोग भी इतिहास से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखते हैं, जो चर्चाएं होती हैं लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या है, अलग अलग लोग जब शामिल होंगे तो उनके अपने आइडियाज सामने आएंगे, तो इतिहास को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी। फिर उसके बाद है गलत सूचनाओं और मिथकों की चुनौती। अब सोशल मीडिया हमेशा अच्छा नहीं होता, सोशल मीडिया में गलत सूचनाएं, अधूरी जानकारी, फेक न्यूज बहुत जल्दी से फैल जाती है और कई बार बिना किसी हिस्टोरिकल प्रूफ के लोग अफवाहें फैला देते हैं। तो इसीलिए इतिहासकार और पाठकों को जांच कर लेनी चाहिए, भाई कोई भी जानकारी है तो उसकी पूरी पीछे की नॉलेज, बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इतिहासकारों की नई जिम्मेदारी। तो सोशल मीडिया के युग में आज की डेट में भाई इतिहासकारों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, प्रमाणित और निष्पक्ष जानकारी पहुंचानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, क्योंकि फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैलती है। साथ ही जो गलत तथ्य हैं तो भाई उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप खंडन करो कि भाई जो ये न्यूज फैल रखी है ये गलत है, फेक है। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों के अंदर एक ऐतिहासिक सोच विकसित होगी, लोगों में आलोचना करने की शक्ति आएगी। सो निष्कर्ष यही निकलता है कि सोशल मीडिया ने इतिहास को फेमस करा है, पॉपुलर किया है, सुलभ किया है रिसर्च वर्क करने वाले लोगों के लिए, लेकिन इसने ऐतिहासिक जानकारी के प्रसार और शोध को एक नई दिशा दी है। पर गलत जानकारियां, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही तेजी से फैल रही हैं। तो सोशल मीडिया के युग में इतिहास लेखन के लिए प्रमाणिक स्रोत और जो सही फैक्ट मिलना और आलोचना करना, ये नहीं हो कि एक ही की आप बढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं,
ये आपके एग्जाम्स में बहुत हाई चांसेस हैं कि यहीं से डायरेक्ट प्रश्न भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो आपका सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके ये वन शॉट में करवा दिए हैं। पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया ही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।